मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे पति बहुत मोटे थे। शादी की पहली रात मुझे अपने पति के कमरे में जाने से बहुत डर लग रहा था। फिर मैं कांपती हुई हालत में कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद पीछे से मेरा ससुर आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पूरी रात तुम्हारे पति के साथ कमरे में अकेला नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो, मैं भी वहाँ रहूँगा। उस रात मेरे ससुर मुझे मेरे पति के कमरे में ले आए। फिर मेरे पति और ससुर ने मिलकर उस सजे हुए बिस्तर पर मेरा नाम कंचन है और आज मैं आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भले ही शादी की उम्र 18 साल हो, फिर भी क्या लड़की के लिए शादी के बाद भी समस्याओं का सामना करना उचित है? मेरे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए बताती हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो मेरी शादी मुझसे 12 साल बड़े लड़के से हो गई। वो न केवल मुझसे उम्र में बड़े थे, बल्कि मेरा पति बहुत मोटा भी था। अगर कोई लड़की अपने बिस्तर पर मेरे पति जैसा आदमी देख ले तो वो देखकर ही मर जाए। फिर सोचिए दोस्तों, मेरी क्या हालत हुई होगी। दोस्तों, जब मैं 6 साल की थी तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे एक आश्रम में छोड़ दिया। जब मैं 6 साल की उम्र में आश्रम में रहने लगी तब एक आश्रम की बुजुर्ग महिला रेशम बाई मुझे हमेशा परेशान करती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही दिखने में सुंदर और हर तरह से होशियार थी। रेशम बाई हमेशा मेरी तुलना अपनी बेटी से करती थी। अब जब मैं 18 साल की हुई तो रेशम बाई ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मेरा पति एक मोटा आदमी था और वो मुझसे उम्र में 12 साल बड़ा भी था। रेशम बाई की बेटी भी 18 साल की हो गई थी, लेकिन कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह सांवली थी। इसलिए रेशम बाई ने मेरी शादी जानबूझकर एक काले और मोटे इंसान से करवा दी थी। मेरे पति दिखने में बहुत काले और सेहत में बहुत मोटे थे। उस औरत ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब किया था। मेरी शादी के बाद उसने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और उसने मेरी शादी करा के मेरे गले में एक ऐसी बेड़ियाँ डाल दी कि जब मैं ससुराल में शादी का पहला कदम रखी तभी से मैं कांपने लगी थी, क्योंकि शादी की पहली रात मुझे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा था कि वो शख्स यानी मेरा पति रात में मेरे साथ क्या करेगा। उस रात मेरे पति के कमरे में आने से पहले ही मैं जल्दी सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे बाहर से अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, सुन रही हो बहू, जल्दी से नाश्ता बना दो। ससुर जी की आवाज़ सुनकर मैं किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। क्योंकि मैं हर काम में होशियार थी, इसलिए जल्दी से नाश्ता बनाकर अपने ससुर को दे दिया। नाश्ता देने के बाद उसी दिन सुबह आश्रम की एक महिला मेरे घर आई। वो वही औरत थी जिसने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो मेरे ससुर के सामने जता रही थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। फिर उसने मेरे ससुर के सामने कहा कि मैं कंचन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं इससे मिलने के लिए आई हूँ। मेरे ससुर भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करने लगे थे। उन्होंने सोचा कि रेशम बाई मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। फिर नाश्ते के बाद जैसे ही ससुर जी अपने कमरे में गए तो वो मुझे डांटने लगी और बोली, तुमने मुझे नाजुक समझा है, मैं तुम्हारी मोड़ देखने आई हूँ। मुझे लगा कि तुम्हारे उस मोटे पति के स्पर्श ने तुम्हें सोने पर मजबूर कर दिया होगा। तुम चल भी नहीं पा रही होगी, यहीं देखने तो मैं आई हूँ, लेकिन तुम तो मेरे सामने बहुत अच्छी तरह से खड़ी हो। तुमने ज़रूर कोई चतुराई की होगी, लेकिन ठीक है, आज या कल तुम्हें इस ड्राई फ्रूट रसगुल्ले की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं अभी लाई हूँ, क्योंकि तुम्हारा पति एक राक्षस है और तुम्हें जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा। रेशम बाई की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई। फिर उसकी बातों से मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर पड़ी। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे अपने माथे पे भारी बोझ महसूस हुआ। जब आँख खुली तो देखा माथे पे कितना बोझ था। माथे पर वो बोझ मेरे पति के हाथ का था।
वह मेरे माथे पे अपना हाथ फिरा रहा था। उसका हाथ अपने माथे पर देखकर मैं तुरंत जाग गई और मैंने उससे अपने ऊपर से हाथ हटाने को कहा। तो उसने कहा, तुम्हें अचानक इतना चक्कर क्यों आ गया? क्या तुम ठीक हो? फिर कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो, चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। फिर मैं मन में ही बोली, क्या मैं तुम्हारे मोटे शरीर को बर्दाश्त कर पाऊंगी? यही सोचकर मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तभी मेरे पति ने दोबारा हॉस्पिटल जाने की बात कही। यह सुनते ही मैं सोच की दुनिया से बाहर आ गई और मैंने उनसे कहा कि नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शायद शादी की भागदौड़ से थक गई थी और इसलिए मुझे चक्कर आ गया। मैं अपने पति से 2 शब्द कहकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे उसके साथ एक कमरे में बैठने में भी डर लगता था। मैं उनकी नज़रों से डरकर जब कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरे ससुर बाहर ही बैठे थे। उन्होंने कहा, सुन बहू, क्या तुम ठीक हो? मैंने उनके सामने सिर झुकाया और उनसे कहा, रेशम बाई कहाँ गई? इसलिए उन्होंने कहा, उन्हें उनके आश्रम से कॉल आई थी, इसलिए वो तुरंत चली गई क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। फिर मेरे ससुर कहने लगे, चिंता मत करो बहू, मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगा कि अब तुम ठीक हो। फिर से अपने ससुर की बात पर सिर हिला दिया। मैं वैसे भी उस घर में दिन बिता रही थी। मेरे सामने ये थी कि रात में क्या होगा। यही डर मुझे खाए जा रहा था क्योंकि रात को मेरा मोटा पति मुंड बनाकर मेरे करीब आने की कोशिश करता था। मेरे पति उस दिन की रात को एक दूल्हे की तरह तैयार हुए थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो खुद पर स्प्रे कर रहे थे। उसे देखकर मैं फिर लड़खड़ाने लगी। उन्होंने कहा कि तुमको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आराम करो। फिर उसने मुझे चादर उड़ा दिया और आराम करने को कहा। लेकिन आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पे एक वज़न महसूस हुआ। जिस शख्स के हाथ ने मेरा वजूद तड़पा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे पूरी तरह से कैसे संभाल पाऊंगी। मैं शादी के बाद पूरे 5 दिनों तक अपने पति से दूर रही। आखिरकार वो मेरे पास आया और मुझे बोला, कंचन, कब तक तुम मेरे हक की खुशी से दूर रखोगी? यदि तुमको अधिक कष्ट हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए अपनी रेशम बाई के पास आश्रम में जा सकती हो। तुम भी यही चाहती हो ना? जैसे ही मेरे पति ने रेशम बाई का नाम लिया तो मैंने उन्हें नहीं कह दिया, क्योंकि अगर मैं दोबारा वहां जाती तो वह मेरा मजाक बनाने में बैठ जाती। मैंने अपने पति अजय से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज अपने पति से बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर आई कि क्या बहाना बनाऊं। तभी ससुर ने मुझे पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में बुलाया। मैं पानी की बोतल लेकर उनके कमरे में गई। तभी मैंने देखा कि ससुर जी दवा ले रहे थे। ससुर जी की दवा की डिब्बी में एक गोली के ऊपर नींद की गोलियां लिखा हुआ था। अब मुझे आज के लिए बहाना मिल गया था। फिर मैंने अपने ससुर की आंखों के पीछे से वो गोलियां उठा ली और रसोई में जाकर उनमें से एक गोली ले ली, क्योंकि अब मैं देख सकती थी कि मेरा पति अब मुझसे दूर नहीं रह सकता था। इसके समाधान के रूप में मैंने समय सो जाने का निर्णय लिया। मैंने वो नींद की गोली ले ली और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो अजय की आंखों में एक शरारत देखी कि वो आज क्या करना चाहते हैं। वह नहाकर रात के 11 बजे तैयार हुआ था। फिर उन्होंने मुझे भी फ्रेश होने के लिए कहा। जैसे ही मैं फ्रेश हुई, उसने मुझे अपनी पसंद की एक नाइटी दी। उस नाइटी में बहुत हॉट लग रही थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तभी मुझे झपकी आने लगी, क्योंकि नींद की गोलियां अपना असर करने लगी थी। फिर अचानक मुझे गहरी नींद आ गई। मेरा पति मुझे इस हाल में देखकर बिल्कुल पागल हो गया और वो चंगेज़ खान की तरह बड़बड़ाने लगा। तो मेरी आंखों में ऐसी नींद आई कि मैं उस पर गिर पड़ी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं। अगली सुबह जब मैं उठी
तो अपने बगल में अपने पति को सोते हुए देखा। वो ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। जब मैं बिस्तर से उठने लगी तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। मेरी कमर तो उठ ही नहीं रही थी। फिर मैंने बहुत उठने की कोशिश की, लेकिन उठने में नाकाम रही। तभी मेरा पति उठ गया और फिर वो मुझे सहारा देने लगा। उसकी मदद से मैं बिस्तर पर उठकर बैठ पाई। फिर उसने मुझे कहा, कंचन, तुम इतनी तकलीफ़ क्यों ले रही हो? तुम थोड़ी देर और सो सकती हो। हमारे घर में एक नौकरानी है। कुछ दिनों से वो छुट्टी पर थी, लेकिन आज से वह काम पे आ जाएगी। मेरे पति ने जब देखा कि मेरे माथे पर दाने हैं तो उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे से हटा लिया। उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत और आकर्षक हो, इसलिए मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या कुछ दिनों तक ही रहेगी, क्योंकि कल तुम्हें इन सब चीज़ों का पहली बार अनुभव हुआ था, इसलिए ज़्यादा दर्द में हो। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को इन गोलियों की आदत हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल मत डरो। इस वक्त मेरी हालत अस्पताल में भर्ती होने जैसी हो गई थी और मेरे पति मुझसे इस तरह की बातें कर रहे थे। अजय की बातों से मुझे समझ आ गया कि उन्होंने ज़रूर मेरे साथ रात बिताया है और अपना हक ज़बरदस्ती लिया है। जब मैं सो रही थी तब उसने अपनी इच्छा पूरी किया है। मैं उनके जैसे व्यक्ति से इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मुझे क्या पता था कि पति के बाद उसके पिता भी मुझसे अपनी इच्छा पूरी करेंगे। उस दिन मैं बाथरूम तक जैसे तैसे करके पहुंच तो गई। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी तो मेरी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी। मेरे कपड़े मुझे काफ़ी ख़राब लग रहे थे और मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अभी 18 साल की थी, लेकिन मुझे अभी तक नारीत्व प्राप्त नहीं हुआ था और ये भी नहीं पता था कि ये क्या है। मैं अपने गंदे हुए कपड़े देखकर आंखों में आह लेकर बाथरूम से बाहर आई। मुझे इस तरह रोता देख मेरे पति ने पूछा कि क्या हुआ। फिर मैंने उसे अपने कपड़े दिखाए। तब उन्होंने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, संभवतः तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है। मेरा पति मुझसे 12 साल बड़ा था, इसलिए उसे सब कुछ पता था। मेरे गंदे हुए कपड़े देखकर उसे पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर अजय ने मेरे आंसू पोंछे और उसने मुझे कहा, तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं सैनिटरी नैपकिन लेकर आता हूँ। अजय मेरे नहाने से पहले मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आया। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। ये बात मेरे पति ने ही मुझे बताई। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि आज मेरी मदद करके उसने मेरे मन में कोई जगह ना बनाई हो। फिर मैं बाथरूम से बाहर आई। फिर उन्होंने कहा, अब सब ठीक है ना? मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले सिर हिलाया और धन्यवाद किया। फिर मैं रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। तभी पीछे से मेरे ससुर जी आए और बोले, सुन बहू, कुछ दिन ये काम करना बंद कर दो। घर की नौकरानी नाश्ते से लेकर सारा काम संभाल लेगी। तुम अभी आराम करो। अजय ने मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में बताया है। ससुर जी को मेरे मासिक धर्म के बारे में पता था। अब अजय को अपने पिता को इन सब बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने देखा कि अजय अपना बैग पैक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह अपना सामान क्यों पैक कर रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि तुमने मेरे मासिक धर्म के बारे में ससुर जी को क्यों बताया। इस पर उसने कहा, अब मेरे बाद पिताजी ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना? वे वही देखेंगे जो तुम नहीं देख सकती। फिर मैं बोली, वो यही देखेंगे, इसका क्या मतलब है? इस पर अजय ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। मेरे बाद केवल पापा ही तुम्हारे साथ घर में रहेंगे। फिर तुम उन्हें बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए, वो लाकर दे देंगे। मैं उससे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अजय अपना बैग लेकर बाहर आया। फिर उसने अपने पिता से कहा,
पिताजी आप अपना और कंचन का ख्याल रखना। ससुर जी ने अजय को कहकर भेज दिया कि मैं बहू का अच्छे से ख्याल रखूँगा, लेकिन मैंने अपने पति को अलविदा तक नहीं कहा। जैसे ही ससुर जी दरवाजे से घर में दाखिल हुए तो मुझे उनकी आंखों में कुछ अलग महसूस हुआ। जैसे ही उनका बेटा घर से निकला, ससुर जी के मन में क्या विचार पनपने लगे वह मुझे समझ नहीं आया। वह मेरे पास आए और एक दोस्त की तरह मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। फिर ससुर जी बोले, सुन बहू, तुमने सुना ना, अजय ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। अब किसी बात पे बिल्कुल भी शर्म मत करना। तुम कृपया करके मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं बाकी का ध्यान रख लूँगा। फिर ससुर जी ने मेरे कंधे से अपना हाथ उठाया और उसने मेरे दाहिने कंधे पर चींटी काटी और तभी उसने अपना हाथ एक तरफ कर दिया। मुझे खुशी हुई कि अजय कुछ दिनों तक घर नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसे छूट पा लिया था। लेकिन मेरे ससुर मुझे ऐसे घेरने वाले थे कि मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे पता नहीं था कि जिस रात अजय बाहर गांव गया है, ससुर जी मेरे कमरे तक आ गए। वह मेरे लिए हल्दी वाला दूध लाए थे, लेकिन अगले दिन से उन्होंने मेरी चिंता करना थोड़ी और शुरू कर दी थी। उसने नौकरानियों को नाश्ते के लिए कई अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए भी कहा। उसने कहा, सुन बहू, तुम बहुत नाजुक हो, तुम इस तरह चल रही हो जैसे तुम बहुत बीमार हो, इसलिए अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। जब मैंने ससुर जी की बातें सुनी और ससुर जी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखा, तब ससुर जी स्पष्टीकरण देकर बात करने लगे। उन्होंने कहा, अजय अपने काम में व्यस्त हैं, तो हो सकता है कि वो तुम पर ध्यान ना दे, इसलिए मुझे तुम पर ध्यान देना होगा। उस दिन के बाद ससुर जी मुझसे कुछ ज़्यादा ही बातचीत करने लगे थे। कभी भी मेरे कमरे में आ जाते थे। वे जब भी मेरे कमरे में आते तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर ही आते। देखते ही देखते मेरे 5 दिन बीत गए। मेरे प्रति मेरे ससुर की चिंता अधिक थी। वो अपने बेटे से उम्र में तो बड़े थे, लेकिन उनका शरीर पतला और सुडौल था। एक दिन मेरे ससुर मुझे शॉपिंग के लिए बाज़ार लेकर गए तो मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। जैसे ही मैं घर आई तो मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा कि नई ड्रेस पहनकर थोड़ा मुझे दिखाओ कि वो ड्रेस तुम पर कैसी लग रही हैं। जब मैंने पहली बार वो ड्रेस पहनी तो मुझे थोड़ी असहज महसूस हुई। ससुर जी ने के बार बार शोर मचाने पर मैंने ड्रेस को अपने शरीर पर फिट किया और बाहर आ गई। मेरे ससुर मुझे इस ड्रेस में देखकर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे। जब मैं आखिरी ड्रेस पहनकर अपने ससुर के सामने गई तो वे मुझे देखते ही रह गए, क्योंकि वो ड्रेस मेरे शरीर में बहुत टाइट हो रही थी और उसमें से मेरे शरीर का हर अंग दिख रहा था। वो पोशाक मुझ पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। फिर भी ससुर जी बोले, ये ड्रेस तुम पे बहुत ढीली लग रही है, शायद तुमने इसकी रिबन ठीक से एडजस्ट नहीं किया है। फिर ससुर जी मेरे पास आए और ड्रेस की रिबन बांधना शुरू कर दिया। जब वो रिबन बांध रहे थे तभी रेशमबाई घर के दरवाजे के अंदर आ गई। ससुर जी हॉल में ही मेरी ड्रेस का रिबन बांध रहे थे। रेशमबाई को देखने के बाद भी वे मेरे पीठ से नहीं हटे। फिर मैंने ही खुद को उनसे दूर कर दिया। ससुर जी कुछ देर बातें करने के लिए रेशमबाई के सामने बैठे। इसके बाद वे किसी काम से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही रेशमबाई मेरे पास आकर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखने लगी। फिर वो बोली, कंचन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी अपने मोटे पति को स्वीकार कर लोगी। अब तुम्हारी सेहत देखकर मैं समझ गई कि तुम कितनी खुश हो। तुम बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हो। तभी मैं रेशमबाई से बोला, रेशमबाई, आपने सब गलत समझा है। मेरे पति पिछले हफ्ते से घर पर नहीं हैं, वो बाहर चले गए हैं और मुझे शादी के बाद से अपने नए पति के साथ एक भी रात बिताने की याद नहीं है। वो मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और वो बोली,
तो तुम पिछले हफ्ते से अपने ससुर के साथ घर में अकेली हो। जब मैं दाखिल हुई तो जिस तरह से मैंने तुम्हारे ससुर को तुम्हारी पीठ पर रिबन बांधते देखा, उससे मैं बता सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही हैं। फिर रेशमबाई कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारे शारीरिक विकास का कारण ये 70 साल का बूढ़ा है। इतना कहकर वो मेरे ऊपर हंसने लगी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अभी अपना समय अपने ससुर के साथ बिताना चाहिए। कहीं मैं तुम्हारा समय बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ। जाते समय उसने मेरे हाथ में एक शादी का कार्ड रख दिया और बोली, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है। उसका पति बहुत अमीर है और एक हैंडसम नौजवान और बहुत ही सुंदर हैं। शादी में ज़रूर आना। और एक बात सुन लो, अपने पति और ससुर को एक जैसे कपड़े पहनने के लिए कहना, क्योंकि तुम्हारे लिए वे दोनों एक जैसे ही हैं। रेशमबाई ने मेरे शरीर को अच्छे से देख समझ की थी, लेकिन उसने जो भी देखा वो सही था। मेरा शरीर बहुत ख़राब हो गया था। जैसे ही वह घर से निकली, मैं अपने कमरे में गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। यदि मैं अपने शरीर के ऊपर एक नज़र डालूं तो मेरा शरीर स्वास्थ्य बहुत बढ़ गया था और मुझे अपने स्वास्थ्य के बढ़ने के कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी ससुर जी अचानक मेरे कमरे में आए गए। उन्हें देखकर मैं जो गाउन अपने शरीर पर फिट नहीं कर पा रही थी, उसे हड़बड़ी में फिट कर लिया। गाउन मेरे शरीर पर इस तरह फिट हो गया कि मेरा शरीर दिख रहा था। मेरे ससुर मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि कोई काम था क्या ससुर जी? उन्होंने कहा, हाँ मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। अगर तुम मेरे पैर थोड़ा दबा देती तो मुझे राहत मिल जाती। मैंने अपने ससुर की बात मान ली और मैं अपने ससुर के पैर दबाने लगी थी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर वह बोले, बहू मुझे लगता है कि तुम आज बहुत उदास हो। वो मुझे हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। उस समय मेरी नाइटी मेरे शरीर पर फिट हो रही थी और मेरा शरीर ससुर की आंखों में समा रहा था। इसलिए मैं जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगी। मेरे ससुर मुझे मेरे कमरे से निकलते हुए नहीं देख सके। फिर मैं बाहर चली गई और रात को मैं हॉल में सोफे पे ही सो गई। सुबह को जब एक तेज़ आवाज़ आई तो मेरी नींद खुली। मेरे पति सुबह ही घर आए थे। मुझे सोफे पर सोते देखकर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि ससुर जी अपने कमरे से बाहर आए। वे अजय से मिले और उससे बोले, अजय मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पत्नी पे नज़र रख रहे हो। फिर ससुर कहने लगे, देखो बेटा, बहू का शरीर कितना बड़ा हो गया है, ये तुमने भी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तुम्हें ऐसी मोटी पत्नी नहीं चाहिए थी ना, इसलिए अब तुम इसे घर से बाहर निकालो। आज सुबह सुबह अपने ससुर की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तभी अजय ने मेरी तरफ देखा और बोला, पापा मैंने कंचन का बदन देखकर उससे शादी नहीं की। मैं एक अनाथ लड़की से शादी करना चाहता था और वो एक बेहतर ज़िंदगी चाहती थी। भगवान ने मुझे कंचन जैसी अच्छी पत्नी दी है। मुझे उसके शरीर से कोई परेशानी नहीं है। चाहे वो कितनी भी मोटी हो जाए, वो मेरी पत्नी ही रहेगी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और ऐसी किसी को भी वजह बनाने ही नहीं दूंगा। मेरे पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तुरंत मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं उसकी शारीरिक बनावट से परख रही थी, उसका मन बहुत पवित्र था। जब अजय कमरे में गया तो मैं ससुर से बोली, मुझे नहीं पता कि आप मेरी ज़िंदगी क्यों तोड़ना चाह रहे हो, लेकिन अजय जैसे लड़के के सामने आपके कोई पैंतरे काम नहीं आएंगे। वह एक साफ मन वाले व्यक्ति हैं और अब वह मुझे चुपचाप सचमुच पसंद हैं। फिर ससुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि तुम अजय से उसके शरीर के कारण कितनी नफरत करती थी। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। तुम्हें दुबले पतले शरीर पर बहुत गर्व था ना। मैं इसे दूर करने के लिए तुम्हें खिला पिलाकर तुम्हें मोटा करने की कोशिश किया और मैं सफल भी हुआ। अब तुम मोटी हो गई हो,
फिर भी अजय ने तुम्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया। फिर ससुर जी कहने लगे, सुन बहू, प्यार शरीर या चेहरे पर आधारित नहीं है। प्यार करना है तो प्रकृति से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कभी नहीं बदलती। अब ससुर जी ने मेरी सामान्य सी समझ को अच्छी जगह पहुंचा दिया था। शादी के बाद से अजय ने कभी भी मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे छूना भी नहीं था और वो बहुत अच्छा लड़का था। उस दिन के बाद मेरे मन में उसके लिए बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। अगले 4 दिन बाद रेशमबाई की बेटी की शादी हो गई। मैं बिना शर्म किए अपने पति के साथ वहां गई थी। वहां पहुंचने पर रेशमबाई का दामाद अजय को प्रणाम कर रहा था। जब वो उन्हें साहब कहकर सम्मान दे रहा था, तब रेशमबाई की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह मुझे अपने दामाद की तारीफ कर रही थी कि उसका दामाद बहुत अमीर है। लेकिन अब पता चला कि उसका दामाद मेरे पति की कंपनी में उनका कर्मचारी था। मेरे पति का धन देखकर रेशमबाई का अभिमान एक क्षण में चूर चूर हो गया। फिर मैंने अजय से कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा होते तो तुम सर्जरी करा के ही पतले हो सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने कहा, कंचन, मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे वैसे ही स्वीकार करे जैसा मैं हूँ। साथ ही मेरी दौलत की वजह से कई खूबसूरत लड़कियाँ मुझसे शादी करने को तैयार थी, लेकिन मैं एक अनाथ लड़की से शादी करना चाहता था और तुम में मुझे मेरी इस जैसी सादगी दिखी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। और हाँ, जैसा कि तुम समझती हो कि मैं 30 साल का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं 24 साल का हूँ। मेरा बढ़ता शरीर मुझे बूढ़ा दिखाता है और कुछ नहीं। फिर मेरे पति कहने लगे कि अगर तुम पतले दिखना चाहती हो तो अब मैं व्यायाम करने के लिए तैयार हूँ, जैसा कि मेरी पत्नी चाहती हैं, और मैं उसके लिए पतला होने के लिए तैयार हूँ। ठीक है कंचन, हम दोनों आज से डाइटिंग शुरू कर देंगे। तभी मैंने अपने पति के हाथ से गुलाब जामुन का प्लेट लेकर एक तरफ रख दी और वहीं भरी सभा में किस करने लगी। फिर हम दोनों एक दूसरे के गले लगे और हंसने लगे। तो दोस्तों, किसी को उसकी शक्ल से परखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया धोखा खा जाती है, क्योंकि जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।